हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ एक नया सेशन जिसमें हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की। तो दोस्तों, आज हमारी ये चौथी क्लास है, यानी 4th क्लास है। उससे पहले हमने ये पहली क्लास में ये डिस्कस किया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा था, जैसे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया था, जैसे पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और अंतिम नवपाषाण काल। उसके बाद हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। फिर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में बताया था, जो कि पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका तीसरा पार्ट रह जाता है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे भारत देश में हमारा भारत देश विदेशियों के लिए प्रमुख आकर्षण बन के उभरा था प्राचीन समय से ही। तो बहुत सारे यात्री हमारे भारत देश में आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था, यहाँ के राजनीतिक जीवन, इन सभी के बारे में जाना, समझा और यहाँ पर आकर बस भी गए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे विदेशी यात्री आए थे उनमें मुख्यतः यूनानी, जो रोमवासी होते हैं, दूसरा चीनी यानी चीन के लोग, और अंतिम अरबी लेखक। तो बात करते हैं हम सबसे पहले यूनानी यानी रोम के लेखकों की। उसमें सबसे पहला नाम आता है वह है हेरोडोटस। जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इनको हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे हमारे प्रमुख लेखक हैं उनका नाम है टीसीएस। ये कौन थे? ये ईरान के बहुत पुराने राज्यवैद थे, जिन्होंने हमारे भारत देश के बारे में भी बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। उसके बाद जो कुछ मुख्य यूनानी रोमवासी आए थे वो निर्याकस, आनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस आए थे। ये जो आए थे वो सिकंदर महान शासक जो था, जो मकदूनिया का शासक था, जिसे हम अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, उसके साथ आए थे। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि सिकंदर महान ने हमारे भारत देश पर भी आक्रमण किया था। इसके बाद हम बात करते हैं मेगास्थनीज की। ये कई बार पेपरों में आ चुका है दोस्तों। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और भेजा किसने था? वह सेल्यूकस के जो राजा थे, जो सेल्यूकस राजा था उसका राजदूत बनकर आया था। इसकी जो प्रमुख रचना है वह इंडिका है। यह कई बार पेपरों में आ चुकी है कि इंडिका की रचना किसने की है। इस पुस्तक में जो मौर्यकालीन साम्राज्य था उसके बारे में, उसके सामाजिक जीवन, उसके राजनीतिक जीवन तथा उसके प्रशासनिक जीवन के बारे में बताया गया है। अगला जो लेखक हैं वो हैं डायनेसियस, जो कि मिस्र देश जो है वहाँ के जो नरेश हैं, नरेश का मतलब होता है राजा या शासक। टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे, जो कि भारत में आए थे। और यह अशोक के साम्राज्य के समय भारत के प्रमुख दरबारी थे। और एक और अन्य लेखक को भी हम पढ़ते हैं जिसे टॉलमी कहते हैं। उनका नाम टॉलमी है, जिन्होंने एक मुख्य पुस्तक जियोग्राफिक लिखी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो समय समय पर एग्ज़ामों में पूछी जाती है। इसमें भारत के भौगोलिक दृश्य के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि ज्योग्राफी का मतलब भूगोल। तो इसमें हमारे भारतीय भूगोलिक परिदृश्य का परिचय दिया है। इसके बाद जो अन्य लेखक हैं उनका नाम है प्लिनी। जो प्लिनी हैं, इनसे बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो इनकी रचना का जो नाम है वह है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों।
तो ये सारे इम्पोर्टेंट लेखक हैं जो हमारे समय समय पर भारत देश में विभिन्न राजाओं के समय पर आए थे और इन्होंने भारत की सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में बताया था। इसके बाद बात करते हैं कुछ चीनी यात्रियों की, जैसा कि फाहियान। आपने कई बार नाम सुना होगा फाहियान। पूछा जाता है किसके दरबार में आए थे, किसके काल में आए थे और इनकी रचना का क्या नाम है। तो आइए समझते हैं। 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक जो थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं और ये गुप्त वंश से संबंधित थे। इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आए थे और इन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और गुप्त शासन के बारे में बताया था। इनकी जो प्रमुख कृति है उसका नाम है फो क्यो की। फो क्यो की। इसमें इन्होंने भारत के गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। अगले जो चीनी लेखक हैं उनका नाम है युआनचुआंग, जिनको हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और अन्य लेखक हैं ह्वेनसांग, जो कई बार पेपरों में पूछा गया है कि ये किसके दरबारी थे, किसके शासन में आए थे। तो ह्वेनसांग जो लेखक थे, जो चीनी लेखक थे, वह हर्षवर्धन के साम्राज्य में आए थे, जो कि 639 ईस्वी के लगभग का समय है। इन्होंने यहाँ पर करीब करीब 16 वर्षों तक निवास किया था और यहाँ की भारतीय रीति रिवाजों को, यहाँ की शिक्षाओं को, यहाँ की शिक्षा पद्धति को और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना और उनका अध्ययन किया था। इनकी जो एकमात्र रचना है उसका नाम है सी.यू. की। दोस्तों, चीनी यात्रियों की जो रचना है इसकी सी.यू. की बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पढ़ते हैं इत्सिंग। इत्सिंग जो थे वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने जो भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए जाना जाने वाला एक प्रमुख विश्वविद्यालय विक्रमशिला और अन्य नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तो आइए कुछ अन्य लेखकों के बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब कुछ अरबी लेखकों के बारे में, जो कि यात्री बनकर हमारे भारत देश में आए। इन्होंने समय समय पर भारत देश के बारे में जाना, समझा और विभिन्न कृतियों का रचना की, जिसमें पहला नाम है सुलेमान। सुलेमान यात्री जो था वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके समकालीन जो पाल प्रतिहार शासक थे, जैसे कि जो साउथ में मिलते हैं हमारे भारत के, उनके राजनीतिक और शासन की व्यवस्था के बारे में बताया है। दूसरा अल-मसूदी, जो 914 से 943 ईस्वी तक भारत में रहे और इन्होंने राष्ट्रकूट शासकों के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद बात आती है अल-बरूनी की। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है अल-बरूनी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो अल-बरूनी हैं उनका नाम और क्या है, तो इन्हें हम अबू रेहान के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो पुस्तक है किताब तहकीके हिंद, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको दूसरे शब्दों में हम किताबुल हिंद भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किताबुल हिंद किस लेखक की रचना है, तो अल-बरूनी। अल-बरूनी जो थे वह महमूद गजनवी जो शासक आया था भारत में,
उसका समकालीन था, यानी उसके साथ ही भारत आया था। अल-बरूनी हमारा जो भारतीय ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ गीता, उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। अब बात करते हैं कुछ फारसी लेखकों के बारे में। यहाँ पर समझने लायक यही है कि इनकी जो कृतियाँ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें हमें याद रखना है। इनमें सबसे पहला नाम आता है फिरदौसी का। फिरदौसी ने जो अपनी रचना लिखी है उसका नाम है शाहनामा। उनसे अगला मिनाजुस्सिराज, इनकी रचना का नाम है या कृति का नाम है तबाकाते नासरी। तीसरा ज़ियाउद्दीन बर्नी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़ियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है उसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़शाही। अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण यात्रियों और उनके समकालीन राजाओं के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हेलियोडोरस जो थे वो 78 ईसा पूर्व में हमारे जो भारतीय शासक थे भागभद्र, उनके शासनकाल में आए थे। दूसरा सुंगयुन, जो कि एक चीनी यात्री है, वह 518 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासन में, जो गुप्त शासक थे हमारे स्कंदगुप्त, उसके समय में आए थे। तीसरा कॉस्मोस, यह 547 ईस्वी में ईशान वर्मन, जो मौखरी वंश से संबंधित हैं, उसके शासनकाल में आया था। चौथा इत्सिंग, जो कि 675 ईस्वी में पाल शासक देवपाल के समय में भारत आए थे। और अंतिम अल-मसूदी, जो कि 914 ईस्वी में पाल शासक महिपाल के शासन में भारत आए थे। तो ये हमारे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हो गए। ये जितने भी हमारे लेखक रहे हैं, जो हमारे समय समय पर भारत में आए हैं, इन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में अपने अपने विचार पेश किए हैं। और इनकी रचनाएं, इसके समकालीन शासक याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं एक नए युग की, जो कि ताम्रपाषाण युग कहलाता है। ताम्रपाषाण युग में क्या हुआ था, जैसे हमने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल आया था, उसमें जो मनुष्य था वो बहुत ज़्यादा बर्बर और असभ्य था और उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। इसकी अपेक्षा जो ताम्रपाषाण युग जो आया था, उसमें मनुष्य की बुद्धि का विकास हो गया था। और सबसे पहले जो मनुष्य ने प्रथम जो धातु का प्रयोग किया था वो तांबा थी, जिसे हम ताम्र बोलते हैं। और इसी धातु के नाम पर इस काल का नाम ताम्रपाषाण पड़ गया। तो देखते हैं, ताम्रपाषाण युग का जो इतिहास है वह 5000 ईसा पूर्व पुराना है। इस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इसके जो प्रमुख स्थान हैं वह है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में आहार एवं गिलुंड, ये एक प्राचीन स्थल थे उस समय के। दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें हम मालवा और एरण, ये प्रमुख स्थल थे। इसके बाद जानते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, जैसा कि ताम्रपाषाणिक जो युग था उसके कुछ प्रमुख स्थल थे, जिसमें पहला है मालवा। यह इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, यानी बहुत ज़्यादा प्रमुख स्थल था। यहाँ से मृदुभांड मिलते हैं जो कि बिल्कुल उच्च कोटि के थे, यानी उन पर अच्छी नक्काशी और अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनी हुआ करती थी। दोस्तों, मृदुभांड का जो मतलब होता है वह मिट्टी के बर्तन होते हैं।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जारवा संस्कृति की, जो कि ताम्रपाषाण ही के समकालीन थी। इसके कुछ प्रमुख स्थल जैसा कि अहमदनगर, नेवासा, दैमाबाद थे। इनमें जो दैमाबाद है वो जारवा संस्कृति का बहुत बड़ा स्थल है, तथा इसके अलावा कुछ अन्य स्थल जो आधुनिक पुणे हैं उसमें चंदौली, सोनागांव और इनाम गांव हैं। दोस्तों, इनाम गांव से हमें नगरीकरण की कुछ बस्तियां मिलती हैं, जो कि इस बात का प्रमाणिक हैं कि उस समय पर भी आज की तरह ही नगर बसे हुए थे। इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य साक्ष्यों की जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले गेहूँ, दूसरा धान और दाल। इसके जो साक्ष्य हैं वो नवदा टोली जो जगह है महाराष्ट्र में, उस समय की, वहाँ से इन अनाजों के साक्ष्य मिलते हैं। तथा जो दूसरा स्थल है आहार, यहाँ के जो लोग थे वह पत्थर के घर का यूज़ करते थे, जैसा कि हम आज के ज़माने में पत्थरों का या ईंट पत्थरों का यूज़ करते हैं घर बनाने में। दैमाबाद से ही कांसे की वस्तुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। जो कांसा धातु होती है उसके द्वारा बनाए हुए कुछ खिलौने या बर्तन, उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। और यह इनाम गांव जो जगह है, यहाँ से जारवा संस्कृति और ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की बहुत बड़ी बस्ती मिलती है, बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। यह बस्ती किलाबंद थी, किलाबंद और खाई से घिरी हुई। जैसा कि आपको पता है, जैसे पुराने राजा महाराजा जो होते थे वो अपना जो महल बनाते थे किसी ऊंचे टीले पर या बनाते थे। जैसा कि आपने देखा होगा, जितने भी किले हैं वो काफ़ी हमारे ऊंचाई पर बने हुए हैं और उसके चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई होती थी और यहाँ से एक रास्ता होता था जो लकड़ी के तख्तों से बना हुआ होता था, जिससे आदमी प्रवेश करके अंदर जाता था। तो इस प्रकार ही उस समय की जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है, वहाँ भी किलेबंद खाई से घिरी हुई बस्तियाँ मिलती हैं। यहाँ पर जो प्रमुख हस्तकार थे, यानी जो काम करने वाले लोग थे, जैसे कि कुंभकार, धातुकार, ये सब आज के ज़माने की तरह कुछ आभूषण बनाते थे, जैसे कि हाथी दांत से बने आभूषण और मिट्टी की मूर्ति, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। दोस्तों, याद रखना, जो मृदुभांड होते हैं उन्हें हम बर्तन बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, और जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। इस प्रकार के कारीगर उस समय पर देखने को मिलते हैं। ये जो ताम्रपाषाण युगीन लोग थे वो कुछ दैविक शक्तियों को भी मानते थे, यानी ईश्वर को मानने वाले थे। तो बात करते हैं, ये हमेशा मातृ देवी की उपासना करते थे और इनका जो प्रमुख पशु होता था वो वृषभ होता था। वृषभ मतलब जो आज हम सांड बोलते हैं। इसके कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं। राजस्थान से कालीबंगा और हरियाणा का बनावली क्षेत्र, ये ताम्रपाषाण के प्रमुख स्थल हैं। इसका एक प्रमुख स्थल हमारे भारत देश से, जो आधुनिक भारत है, उससे बाहर भी पाया जाता है, जो कि सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में कोटद जी एक जगह थी, वहाँ से भी इस काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी जितनी भी हमारी सभ्यताएं थीं, संस्कृतियां थीं, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो इस
इस काल के बारे में हमें कहा जाता है कि यह काल लगभग 1200 ईसा पूर्व में अकाल पड़ने से सभी लोग इसके विलुप्त हो गए, यानी यह संस्कृति विलुप्त हो गई। केवल जारवे संस्कृति को छोड़कर यह संस्कृति यानी ताम्रपाषाण युग पूरी तरह से विलुप्त हो गया तथा इसके कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसा कि मालवा, यहाँ से हमें उत्कृष्ट मृदुखंड मिलते हैं। दूसरा नवदा टोली, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थल है। यहाँ से हमें अनाजों के साक्ष्य मिलते हैं। और दैमाबाद, जो कि आधुनिक महाराष्ट्र में है, यहाँ से हमें सबसे बड़ी बस्ती के साक्ष्य और शवाधान का मतलब जब मानव की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उसको दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद।